नमस्कार, स्वागत है हमारे इस क्लास में। जैसा कि हम सब पिछले क्रम में जो क्लास लिए थे सीटेट, बीएड से संबंधित बहुत सारे क्लास ले चुके हैं, उसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सब एक ऐसे आयोग की चर्चा करेंगे जो भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाया। ये टॉपिक बीएड और डीएलएड और अन्य टेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के लिए जो उस समय जो भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली चलाई जा रही थी, उसके लिए नया आकार व नया दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का नाम रखा गया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो स्कूली शिक्षा प्रणाली के आकार और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से एक आयोग की गठन की गई। उस आयोग का क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। चूंकि इस आयोग का गठन किया था तो इसके एक अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के अध्यक्ष के नाम से इनका दूसरा नाम भी पड़ा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग, इस आयोग का दूसरा नाम क्या? कोठारी आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं और एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो उसका गठन किया गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया था और किसकी अध्यक्षता में की गई थी। 2 अक्टूबर 1964 में 2 अक्टूबर 92 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1964 में इस आयोग की गठन की गई थी और डॉक्टर, जो किसकी अध्यक्षता में इस आयोग की गठन की गई थी, ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये 2 अक्टूबर 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन की गई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और इनके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? गठन किया गया था, गठन 2 अक्टूबर 1964 में इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो इसलिए इस आयोग का नाम कोठारी आयोग भी पड़ा। तो इस आयोग का जब गठन किया था तो एक टैग लाइन, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का क्या टैग लाइन था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने यानी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन इस टैग लाइन के साथ शुरू किया गया था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। अर्थात यानी भारत के जो भविष्य के निर्माता होंगे वो कहाँ से आएंगे? भारत के कक्षाओं से। अर्थात विद्यालय शिक्षा जो प्रणाली है उसको अगर उसे नई दिशा दिया जाए और नया आकार दिया जाए तो हमारे राष्ट्र का अच्छे से निर्माण हो सकता है। ये इस टैगलाइन से शुरू किया गया था। तो कभी कभी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कोठारी आयोग का गठन किस टैग लाइन के अंतर्गत किया गया था। जैसे शुरू करने से पहले एक सभी आयोग का अपना टैग होता है कि ये
इसे हमें पूरा करना है या किस उद्देश्यों से लेकर किया जाता है उसके गठन, तो इसका एक टैग था। उन्होंने क्या टैग बनाया था कि भारत के भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। तो हम आगे चलते हैं, तो इसी क्रम में अब देखते हैं, पहले इसके परिचय के रूप में जान लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ। जैसे कि 2 अक्टूबर 1964 में इस आयोग का गठन हुआ और ये आयोग अपनी रिपोर्ट 2 वर्षों में दी। जून 1966 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी सरकार के समक्ष अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। और अपने रिपोर्ट को किस नाम से सबमिट किया? एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एडुकेशन एंड नेशनल जब कोठारी आयोग ने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया तो उसे इस नाम से सबमिट किया, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के नाम पे उन्होंने अपने जो रिपोर्ट को सबमिट किया। जो आयोग के सदस्य जो थे 2 वर्षों तक भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किए और उसकी खामियां, उनकी जो समस्याएं थी उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद सरकार के समक्ष एक अपना सुझाव प्रस्तुत किए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है कि इसे और प्रभावशाली बनाया जा सके। इसी उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी जब कमीशन बनता है तो कुछ समय के लिए वो सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं। जिस उद्देश्यों के लिए कमीशन का गठन होता है उस पर वह गहन अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का जब गठन किया गया था तो उसके जो सदस्य थे 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो स्कूली शिक्षा प्रणाली था उसका गहन अध्ययन किए और उसके बाद अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किए। तो देखिए इसमें 2 बातें निकलकर सामने आती है। पहली कि कोठारी आयोग का गठन किस टैगलाइन के अंतर्गत किया गया था? क्या किया था? टैगलाइन था कि भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला था। ये तो इसकी शुरुआत की गई थी और जब सबमिट किया गया, रिपोर्ट को जब जमा किया गया भारत सरकार के समक्ष, जब रिपोर्ट सबमिट किया गया तो इस नाम से किया गया था, नेशनल एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस नाम से रिपोर्ट को सबमिट किया गया। अब हम चलते हैं इसके जो गठन, मतलब आयोग के गठन में कौन अध्यक्ष थे, सचिव थे और कितने सदस्य, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें जो डॉक्टर दौलत अध्यक्ष थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ये थे। और संयुक्त सचिव थे जेपी नायक। जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे वो क्या थे? अध्यक्ष थे। जो आयोग की गठन की गई थी उसका जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी थे और संयुक्त सचिव डॉक्टर जेपी नायक थे और इसमें कुल 17 सदस्य थे। आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से जो 5 सदस्य थे विदेशों के थे।
5 सदस्य जो थे विदेशों के थे। इसमें 5 सदस्य विदेशों के थे, जिसमें फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के भी सदस्य थे। यानी जब कोठारी आयोग का गठन हुआ था तो कुल 17 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे और संयुक्त सचिव डॉक्टर जेपी नायक थे। और इसके अलावा 17 सदस्य थे, जिसमें से 5 सदस्य विदेश के थे, जिसमें फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस के थे, ये थे। तो ये उस समय जैसा देखा जाए कि जैसे जब भारत को आजादी मिली 1947 में, जब 1950 में भारत का संविधान बना, तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाएं बनाई, जिसमें शिक्षा, कृषि और परिवहन, उद्योग, विभिन्न क्षेत्रों में अनेक रणनीति बनाई। उसी क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से परिवर्तन किए गए। उसी के विकास के लिए विभिन्न आयोगों की गठन की गई थी। उसी क्रम में जब इस 1964 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया, तो उसका उद्देश्य केवल यही था कि भारत की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, ऐसा बनाना कि भारत के जो भविष्य का निर्माण अच्छे रूप में होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस देश की जैसी शिक्षा प्रणाली होती है, वैसा ही उसका जो संरचना होता है, यानी उसका विकास भी उस पर निर्भर करता है। यानी शिक्षा पे ही किसी राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। इसीलिए भारत के जो शुभ चिंतक थे, उन्होंने यह सोचा कि एक ऐसे कमीशन का गठन किया जाए जिससे वो पूरे जो भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली है उसका अध्ययन करके उसमें क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे देश एवं देश के नागरिकों को लाभ पहुंच सके। तो ये हो गया। तो इसमें हम सब सदस्यों की चर्चा कर लिए। 17 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे और इनके जो संयुक्त सचिव थे उनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, और किस टैग लाइन से कोठारी आयोग की शुरुआत की गई थी, और जब रिपोर्ट सबमिट किया गया तो किस एक टैग लाइन के साथ रिपोर्ट को सबमिट किया गया। किस टैग मतलब रिपोर्ट को किस नाम से जमा किया गया, तो क्या था, एडुकेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से। तो इसी क्रम में हम सब आगे बढ़ते हैं। तो आयोग की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें थे, उन्होंने क्या सुझाव दिए थे, क्या सिफारिश की थी, उसके विषय में हम सब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उनका क्या था कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। उनका क्या था, शिक्षा ही उनका राष्ट्रीय लक्ष्य था। उनका ये मानना था कि शिक्षा का विकास इस प्रकार हो कि देश के राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो। यानी आयोग की सिफारिशें इस प्रकार थी कि शिक्षा का विकास इस प्रकार हो कि किया जाए, इस प्रकार किया जाए शिक्षा का विकास जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो, मॉडर्नाइजेशन की गति और तेज हो, यानी आधुनिकीकरण की गति को तेज किया जाए। इसी के लिए उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम की सुझाव दिया। जो आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव दिया, जिसमें क्या क्या उनका मानना था कि ऐसा शिक्षा दिया जाए जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो और देश के सामाजिक और राष्ट्रीय भावना का विकास हो, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास हो, सद्भावना का विकास हो और आधुनिकीकरण की गति में तीव्रता हो। इसी की दृष्टि से उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया। तो पंचमुखी कार्यक्रम में पहला क्या था, शिक्षा द्वारा
उत्पादन में वृद्धि। तो पंचमुखी कार्यक्रम, तो आपको इस पे ये प्रश्न भी आता है कि किस आयोग में पंचमुखी कार्यक्रम चलाया गया था। तो कोठारी आयोग के अंतर्गत पंचमुखी कार्यक्रम का सुझाव दिया गया था। तो पंचमुखी कार्यक्रम में सबसे पहला क्या था कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे देश में उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो उसी राष्ट्रीय शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, इसमें क्या होता है, पहला क्या इसमें, इसके अंतर्गत क्या उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञान की शिक्षा को सभी पाठ्यक्रम में अनिवार्य अंग बनाना, यानी वो सुझाव दिए कि विज्ञान की शिक्षा को सभी पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य अंग बनाना, यानी अगर उस देश में उत्पादन की वृद्धि हो तो तकनीकी शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा देने के लिए स्कूली स्तर पे विज्ञान की शिक्षा को अच्छे ढंग से देना आवश्यक है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि विज्ञान की शिक्षा को सभी पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से अनिवार्य अंग बनाना, यानी शिक्षा में। और उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि विज्ञान का प्रयोग कृषि और उत्पादन बढ़ाने हेतु किया जाए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया कि विज्ञान का प्रयोग कृषि और उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाए। और तीसरा सुझाव उन्होंने दिया कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवसायिक रूप प्रदान किया जाए। तीसरा सुझाव क्या था उनका कि माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवसायिक रूप प्रदान किया जाए। अगर जब माध्यमिक स्तर के शिक्षा को व्यवसायिक रूप में अगर प्रदान किया जाए तो स्वतः ही देश में उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्धि होगी। और अगला जो उन्होंने सुझाव दिया कि उस शिक्षा में कृषि और प्राविधिक शिक्षा का विशेष बल, यानी उच्च शिक्षा में, यानी हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर एंड जो टेक्निकल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया जाए। ठीक है, तो ये तो उनकी पहली जो पंचमुखी जो कार्यक्रम बनाने का सुझाव दिया था, उनका पहला पड़ाव में था कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, और इसके अंतर्गत वो सब ये सब बातें बताएं। अब पंचमुखी कार्यक्रम में दूसरा बातें उन्होंने क्या बताया कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास। उनका यह मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास किया जा सकता है, कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए देश के लोगों में क्या हो, राष्ट्रीय एकता की भावना हो, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है शिक्षा के द्वारा ही से पूरा किया जा सकता है। फिर तीसरी पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरा लाइन क्या था कि शिक्षा के द्वारा लोकतंत्र की सुदृढ़ता, यानी शिक्षा के द्वारा ही लोकतंत्र मूल्यों को सुदृढ़ किया जाए। सभी नागरिकों को मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में उन्हें मतलब जागृत किया जाए, उन्हें भली भांति उन्हें बताया जाए कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो जैसा कि कहा गया था कि 14 वर्ष तक उन्होंने सुझाव दिया कि अगर शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना है तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जाति, धर्म, आर्थिक आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर मिले। यानी जब शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है तो समानता की बात होगी। तो समानता में क्या होगा कि बिना किसी भेदभाव के, यानी न जाति धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना आर्थिक समृद्धि के आधार पे, बिना भेदभाव किए हुए सभी को शिक्षा का समान अवसर मिले।
फिर दूसरा क्या था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराना। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि किस आयोग में ये 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात कही गई थी, तो वो कोठारी आयोग में ही सर्वप्रथम कही गई थी। अब देखिए, अब आगे हम चलते हैं चौथा, जो पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत चौथी बातें क्या बताई गई थी कि शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज लाना। यानी इसमें यह भी कहा गया था कि एडुकेशन के द्वारा ही मॉडर्नाइजेशन करना, यानी समाज में आधुनिकीकरण लाने की प्रक्रिया में इसे आगे बढ़ाना। शिक्षा इस अनुरूप हो कि समाज अपने राष्ट्रीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही आगे बढ़े, यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया उसमें तेजी से विकसित हो। और फिर जो पंचमुखी कार्यक्रम का 5वां पड़ाव था, उसमें कहा गया था कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना। यानी इस आयोग में ये भी सुझाव दिया गया था कि शिक्षा इस अनुरूप में दिया जाए कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके बच्चों के चरित्र का निर्माण किया जाए, जिससे समाज के चरित्र का निर्माण हो सके। यानी शिक्षा के द्वारा सामाजिक और नैतिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देके बालकों के चारित्रिक गुणों का विकास करना। तो आज की क्लास में हम सब ये कोठारी आयोग के विषय में पढ़े, उसकी चर्चा के बारे में कि कब उसका गठन किया गया था, किस टैगलाइन से उसका गठन किया गया था, और जब आयोग ने अपने रिपोर्ट को सरकार के समक्ष जमा किया तो किस नाम से रिपोर्ट को जमा किया था, उन्होंने किस नाम से रिपोर्ट को जमा किया, इस बारे में पढ़ चुके थे। इसका टैगलाइन क्या था, भारत का भविष्य कक्षाओं से आने वाला है। इस टैगलाइन से के अंतर्गत गठन ने अपना जो आयोग ने अपना काम को शुरू किया, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने किस नाम से रिपोर्ट सबमिट किया, नेशनल एंड डेवलपमेंट, एडुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के नाम से अपने रिपोर्ट को सबमिट किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, और इसके संयुक्त सचिव कौन थे, जेपी नायक थे। और इसमें कुल 17 सदस्य थे, जिसमें 5 सदस्य विदेशों के भी थे। और हम इसके जो हम सुझाव के बारे में पढ़े हैं कि इसमें इन्होंने पंचमुखी सुझाव प्रस्तुत किया था, यानी देश में सामाजिक, राष्ट्रीय एकता को विकास करने के लिए, देश में आधुनिकीकरण के गति को तेज करने के लिए उन्होंने पंचमुखी कार्यक्रम चलाया। पंचमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने 5 बातों का सुझाव दिया, उसके विषय में हम सब पढ़े। और फिर हम आगे अगली कक्षाओं में कल हम पढ़ेंगे कि उन्होंने और क्या क्या सुझाव दिया शिक्षा के विषय में, शिक्षा के बारे में उन्होंने और क्या क्या सुझाव दिया, शिक्षा के किस स्वरूप की उन्होंने चर्चा की। तो इसके विषय में विस्तृत रूप से हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम कल इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर ये आयोग में जो मुख्य बातें कही गई है, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं अपने क्लास को छोटे रूप में मतलब समेट रहा हूँ, समग्र रूप से ऐसा बना रहा हूँ कि कम समय में आपको अधिक से अधिक बातें को बता सकूं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इस क्लास में आपको बस यहाँ तक, फिर इसी कोठारी आयोग पर भी हम कल चर्चा करेंगे। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने शिक्षा पे क्या क्या सुझाव दिया सरकार को, क्योंकि ये शिक्षा आयोग, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षा प्रणाली जो अभी वर्तमान में चल रहा, उसकी नींव, जो आधारशिला यहीं से रखी गई थी। इसी के सुझाव को सरकार ने बहुत सुझाव को मानकर अपने राष्ट्रीय नीति में शामिल किया, और इसी के आधार पर देश में शिक्षा व्यवस्था का संचालन हो रहा है। तो ये जो कमीशन है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये दोनों कक्षाओं के लिए, बीएड और बीटीसी, डीएलएड, ये दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब अच्छे से इसे पढ़िए, और आपको इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। नमस्ते।